नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। शीत सत्र के पहले दिन सदन में वाटर लॉगिंग का मुद्दा उठा। किरण चौधरी के सवाल पर सीएम मनोहर लाल ने भरोसा दिया कि वाटर लॉगिंग की समस्या जल्द दूर होगी। उन्होंने बताया कि वाटर लॉगिंग से निपटने के लिए बड़ी योजनाएं भी बनाई जा रही है। 1 लाख एकड़ की पहली योजना बनी है। जनवरी में पोर्टल लॉन्च होगा। वाटर लॉगिंग की समस्या हरियाणा में कोई नई भी नहीं है और कोई बहुत छोटे एरिया में भी नहीं है। लाखों एकड़ जमीन वाटर लॉगिंग की है और हमने इस बार, आपको ध्यान में होगा तो बजट के समय में भी, बजट का जो सेशन चला था उसमें मैंने स्वयं कहा था कि हमारा पहला टारगेट है 1 लाख एकड़ को, उस जमीन को वाटर लॉगिंग से ठीक करना। अब उसमें थोड़ा कोविड का कह लीजिए या योजना में थोड़ा लेट हुआ, अब योजना बन गई है। ये दिसंबर के महीने में योजना का फाइनल स्वरूप आएगा। जनवरी में हम एक पोर्टल डालेंगे। पोर्टल पर जिन लोगों ने अपनी भूमि को पहले वाटर लॉगिंग से ठीक कराना है उनकी कंट्रीब्यूशन भी ली जाएगी, क्योंकि ज़मीन के ये खर्चे बहुत ज़्यादा हैं। कारण क्या है, ज़मीन लो लाइंग एरिया है। लो लाइंग एरिया को हमें कुछ ना कुछ सिस्टम, या तो पाइप्स डाल करके अंडरग्राउंड डाल के पानी को बाहर निकालना पड़ेगा, या उस ज़मीन का लेवल आसपास कहीं पॉन्डेज या कुछ बना करके इस प्रकार का सिस्टम वाटर स्टोरेज का, और उस ज़मीन को इस लेवल को ऊपर उठाना पड़ेगा। इसलिए बहुत बड़ी योजना बना रहे हैं। निश्चित रूप से वाटर लॉग्ड एरिया को कैसे ठीक किया जाए, ये हमारी 1 लाख एकड़ की पहली योजना बनी और जनवरी में इसका पोर्टल लागू हो जाएगा। जो किसान उसके अंदर पहले आकर के अप्लाई करेंगे उन सब किसानों से, क्योंकि 1 लाख से तो ज़्यादा जमीन 4-5 लाख एकड़ है ये, तो इसलिए सबसे पहले फेज में भी कराएंगे। उसमें आप उस एरिया के किसानों को ये कहें कि वो उसमें अप्लाई करें, और अप्लाई करने के बाद उसका जो न जैसी भी वहाँ की प्रकार, जैसा प्रकार है, ऊपर उठाना या पाइप डालना, पानी निकालना, सैलाइन वाटर, तो उसकी अपनी समस्याएं हैं। तो ये सारी योजना डिपार्टमेंट। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन सदन में खुले में नमाज का मुद्दा गूंजा। विधायक मामन खान ने सरकार से खुले में नमाज पढ़ने की मांग की। उन्होंने कहा कि नमाज को लेकर कोई भी रोक टोक नहीं होनी चाहिए। आज बड़े अफसोस की बात है, हम इससे पहले ये समझते रहे थे कि कुछ पार्टियों के लोग गलत अनासिर जो है आज हमारे जो है वो धार्मिक उसमें धर्म में बाधा डाल रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात ये, आदरणीय मुख्यमंत्री जो हमारे सदन के नेता आदरणीय मुख्यमंत्री हैं, जब उनकी स्टेटमेंट हमने सुनी और उनका बयान जो है बड़ा खेदपूर्ण जो बयान जो उन्होंने दिया, तो हमें ये पता लगा कि उस वक्त हमें अफसोस हुआ, काश अगर हम उस वक्त नहीं यहाँ जाते तो आज हमें ये दुख झेलना नहीं पड़ता। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूँ। साहब बहादुर, आप कृपया करके ही 1 मिनट मुझे सुनिए। एक देहाती दोहा है, बाढ़ करी ही खेत को, बाढ़ करी ही खेत को, खेत बाढ़ है खाए, और राजा हो चोरी करे, न्याय कौन कर जाए। जब माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान हमने सुना, वो आखिर हम फैसले दे कहाँ जाए। हम तो मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री से ही दरखास्त कर सकते, निवेदन कर सकते, मुख्यमंत्री जी हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान के हैं और हिंदुस्तान के रहेंगे, कृपा करके हमारे धर्म की रक्षा करो और उनके गलत अनासिर के साथ उनको सजा दो। आप हमें नमाज पढ़ने के लिए मेहरबानी करके, चाहे वो गुड़गांव हो चाहे देश का कोई हिस्सा है, क्योंकि जब संविधान लागू हुआ था उसमें ये बाकायदा मौलिक अधिकार हमें सब जातियों को दिए हुए थे, जिसमें हम भी शामिल है। कृपा करें हमें नमाज पढ़ने की इजाजत गुड़गांव में भी दी जाए। पूरे विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन सदन में गेस्ट टीचर्स का मुद्दा उठा। नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार से पूछा कि गेस्ट टीचर्स को पक्का करने के वादे का आखिर क्या हुआ। वहीं शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि गेस्ट टीचर्स की भर्ती पिछली सरकार में, प्रदेश की सरकार ने लगातार, बॉर्डर की सरकार ने, केंद्र की सरकार ने, इस प्रदेश की सरकार ने लगातार बॉर्डर पे बैठा करके रखा। एक प्रस्ताव इस सरकार की तरफ से आया था, मुख्यमंत्री सभा में, सदन में एक प्रस्ताव लेकर के आए थे। जब ये कृषि के 3 काले कानून बने थे और हम जब इसका विरोध कर रहे थे, हम इस पे जब चर्चा चाहते थे कि इस पे चर्चा हो, तो मुख्यमंत्री सभा में एक प्रस्ताव लेकर के आए थे और कहने लगे थे कि इस पे चर्चा करवा लो। उस दिन ये कांग्रेस के साथी तो चर्चा करने के बजाय वॉकआउट करके चले गए थे। लेकिन उस प्रस्ताव में आप 2 लाइन लिख करके लाए थे और कहा था सरकार की तरफ से कि जो कानून बनाए गए हैं तीनों,
जो इसके पक्ष में है। क्वेश्चन पूछा था कि जो रेगुलर टीचर आपने 13,746 भर्ती किए, सीएम साहब ने अनाउंसमेंट किया था कि समान काम और समान वेतन देंगे। क्या सरकार की प्रतिक्रिया है, उसके ऊपर मुझे जवाब चाहिए आपसे। जो 13,700 कुछ टीचर भर्ती किए हैं, हमने कब क्या समान काम कब समान वेतन? गैस टीचर की, ये गैस टीचर की बात है। गैस टीचर तो आपके टाइम में भर्ती हुए थे, आपने तो निकाल दिए थे वो। अरे जब हमारी सरकार ने तो गारंटी दी। सीएम साहब कह के आए हैं, सीएम साहब ने हमने उनकी नौकरी को, जवाब चाहिए हमें। हम रेगुलर करेंगे, अब तक किए नहीं, हमने नहीं निकाले। चलिए ऐसे ही खाम में चाहिए। वो तो कोर्ट ने उनके खिलाफ फैसला दे दिया था, आपकी भर्ती है तो उनकी नौकरी तो अगर सुरक्षित करी तो इसी सरकार ने नौकरी सुरक्षित करी। बैठ जाए, उसको अगर सुरक्षित किया तो इस सरकार ने किया। तो शाम से कांग्रेस विधायक किरण चौधरी ने सदन में बर्खास्त पीटीआई का मुद्दा उठाया। उन्होंने सरकार से इसे एडजस्ट करने की मांग की। पीटीआई टीचर्स का जो केस है वो हमारे सबके सामने बार बार प्रॉमिस हो रहा है, तो सरकार उनको जो है एडजस्ट करके ख़त्म करे काम। मेरी आपसे यही प्रार्थना है। और जो टीचर्स जो भिवानी और दादरी, चरखी दादरी में जो टीचर्स को भेजना है, नया जिला बना दिया, चरखी दादरी को नया जिला बना दिया है, लेकिन अभी तक वहाँ पर टीचर्स को एडजस्ट नहीं करा गया है। तो मंत्री जी आप थोड़ा सा उसके ऊपर भी ध्यान देकर वहाँ पर भी भेज दीजिएगा। आर्ट्स और क्राफ्ट टीचर जो हैं, 816 आर्ट और क्राफ्ट टीचर्स हैं, उनको एडजस्ट कर दीजिए। 11 साल जो है इन्होंने काम करा है डिपार्टमेंट के अंदर, अब उनको उठा के बाहर फेंकेंगे तो अच्छा नहीं है अध्यक्ष जी। वहीं नूंह से विधायक आफ्ताब अहमद ने मेवात में स्कूलों में शिक्षकों की कमी का मुद्दा उठाया। हजारों की संख्या में शिक्षक नहीं है और भर्ती हो रही है 5 सालों में सिर्फ इतनी सी। आप देख सकते हो कि इसकी गंभीरता क्या है। और यहाँ आकांक्षावान जिला बनाने के बाद भी इस जिले में शिक्षक जो है वो नियुक्त नहीं किए जाते। एक बात और है, जो शिक्षक थे भी वहां, उनका भी तबादला कर दिया गया वहां से। कांग्रेस के 10 साल के राज में एक भी शिक्षक जो है उस जिले से स्थानांतरण नहीं किया गया था। अब रिलैक्सेशन देके वहां से हजारों की संख्या में शिक्षकों को तबादला कर दिया गया। यही गंभीरता है क्या सरकार की, जिसकी जो ये करते हैं, जो जवाब दिया है मेवात कैडर बनाया तो इसीलिए था जिससे कि वहां शैक्षणिक स्तर को किया जाए, उसके नतीजे आने भी लग गए थे। वहां हजारों की संख्या में भर्ती भी इसके कैडर के हुई थी। तो इन 5 सालों में क्या सरकार के पास इतने वो नहीं है कि यार गंभीरता नहीं है इस इलाके की शैक्षणिक उसके लिए? आकांक्षावान जिला होने के बाद भी ये सीरियसनेस है, तो ये सरकार की दर्शाती है कि क्या मानसिकता है इनकी इस इलाके के प्रति। मैं तो यही कहूंगा, सरकार कोई ठोस कार्रवाई करती है या नहीं करती, इसके लिए सरकार जो है जवाब दे कि ये गंभीर मामले को किस तरीके से सरकार इसको वो करेगी। वहीं विधायक आफ्ताब अहमद के सवाल पर शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि प्रदेश में टीचर्स की कमी है, सरकार टीचर्स की कमी को पूरा करने की पूरी कोशिश कर रही है। में भी 325 2012 से लेकर 2015 तक 375 लोगों की भर्ती, हमारे टाइम में 1225 की भर्ती। लेकिन फिर भी मैं इसको कोई वो नहीं, तो उन्होंने बात की इस करके मैं उनकी बात कह रहा, जो उन्होंने बात कही कि हमने ये किया था, पर लेकिन मैं मानता हूं कि वाकई टीचर की बहुत कमी है। जो इन्होंने स्कूल खाली बताया, स्कूल खाली कोई नहीं है। 101 स्कूल ऐसे हैं जहाँ टीचर नहीं है, लेकिन इंटरनल एडजस्टमेंट करके सब स्कूलों में टीचर हैं। वो 101 स्कूल है जहाँ है नहीं, लेकिन वहाँ भी है। और दूसरा एक मिनट, नहीं मैंने ये भी कह दिया कि इंटरनल एडजस्टमेंट के द्वारा वहाँ सभी स्कूलों में एक टीचर है, ऐसा नहीं है कि टीचर नहीं है। और सिंगल टीचर वाले भी 92 स्कूल हैं जहाँ एक टीचर है, ये मैं मानता हूँ। लेकिन ये मैं मान रहा नहीं, आफ्ताब जी सुन तो लो मेरी बात, आफ्ताब जी सुन तो लो, जो कुछ आप कह रहे मैं आप ही की बात सुन तो लो मेरी बात। आफ्ताब जी मैं मान रहा इस बात को कि वाकई वहाँ टीचरों की काफी कमी है। एक कारण तो यह है कि कोरोना काल में स्कूल खुले ही नहीं, भर्ती होनी थी वो लेकिन हो नहीं सकी। लेकिन मैं आपको विश्वास दिला रहा कि हमने कई योजनाएं, जैसे रिटायर्ड टीचर है उनको रीएम्प्लॉयमेंट के लिए, और जैसे प्राइवेट स्कूल के भी रिटायर्ड टीचर हैं उनकी भी रीएम्प्लॉयमेंट के लिए, और जो गेस्ट टीचर हैं उनकी भी रीएम्प्लॉयमेंट के लिए हमने प्रक्रिया शुरू कर दी और हम उनको भी रखेंगे और आउटसोर्सिंग पे भी रखेंगे। और आने वाले टाइम में अभी मैं
इसी महीने में आप तीनों विधायकों के साथ और अपने अधिकारियों के साथ और जो जिला शिक्षा अधिकारी है उनके साथ मिलकर एक मीटिंग करके ताकि ये जो कमी है इसको पूरी किया जाए, उसके लिए हम प्रयास करें। विधानसभा के शीत सत्र के पहले दिन किसानों का मुद्दा भी उठा। इनेलो विधायक अभय चौटाला ने वापस लिए 3 कृषि कानून को लेकर कई सवाल खड़े किए। सरकार ने, केंद्र की सरकार ने, इस प्रदेश की सरकार ने लगातार बॉर्डर पे बैठा करके रखा। एक प्रस्ताव इस सरकार की तरफ से आया था, मुख्यमंत्री सभा में, सदन में एक प्रस्ताव लेकर के आए थे जब ये कृषि के 3 काले कानून बने थे, और हम जब इसका विरोध कर रहे थे, हम इस पर जब चर्चा चाहते थे कि इस पर चर्चा हो, तो मुख्यमंत्री सभा में एक प्रस्ताव लेकर के आए थे और कहने लगे थे कि इस पर चर्चा करवा लोगे। उस दिन ये कांग्रेस के साथी तो चर्चा करने के बजाय वॉकआउट करके चले गए थे, लेकिन उस प्रस्ताव में आप 2 लाइन लिख करके लाए थे और कहा था सरकार की तरफ से कि ये जो कानून बनाए गए हैं तीनों, जो इसके पक्ष में है वो इसके पक्ष में आज अपना मत कर लेगा, जो इसके खिलाफ है वो इस पर चर्चा कर लेगा। और जब उसके ऊपर चर्चा हो रही थी, जब वो प्रस्ताव लाया गया था और प्रस्ताव जब पास कराया गया था, तो केवल और केवल सत्ता पक्ष के लोग थे जो उसके पक्ष में थे। लेकिन केंद्र की सरकार ने, उस दिन मुख्यमंत्री ने यहाँ सदन में एक बात कही थी, मुझे आज भी अच्छी तरह से याद है। मुख्यमंत्री कह रहे थे कि ये जो कानून बने ये कानून रद्द नहीं होंगे, ये कानून रहेंगे रहेंगे रहेंगे। 3 बार उसने ठोक के ये बात की थी। मुख्यमंत्री है नहीं, होते तो मैं पूछता कि जो बात आपने कही थी, इस प्रधानमंत्री ने तो आपसे पूछा नहीं भी तैने अपनी विधानसभा में क्या कहा था और मुझे आज क्या फैसला लेना पड़ रहा है। आज वो तीनों काले कानून वापिस हो गए। आज किसान जो है, जो लगातार 1 वर्ष से बॉर्डर पे बैठ करके आंदोलन कर रहा था, जिसने इस केंद्र की सरकार को मजबूर कर दिया और सरकार ने सरेंडर किया उनके आगे और माफ़ी मांगी प्रधानमंत्री ने कि मुझसे कहीं गलती हो गई थी, जिसकी वजह से 1 वर्ष तक किसान को जो है आंदोलन करना पड़ा। मैं मुख्यमंत्री से ये जानना चाह रहा था, आज मुख्यमंत्री है नहीं तो मैं पार्लियामेंट अफेयर मिनिस्टर बैठे इनसे पूछना चाहूँगा कि जो प्रस्ताव आप लेकर के आए थे, जो प्रस्ताव आपने यहाँ पे रखा था, जिस प्रस्ताव पे आपने ये कहा था कि कृषि के तीनों काले कानून जो है हम इसके ऊपर मोहर लगा रहे हैं कि ये कानून जो कितने रहेंगे, तो आपने प्रस्ताव पास किया था, अब कानून वापस हो गए, क्या वो प्रस्ताव वापस लोगे या उस प्रस्ताव को जो का जो रखोगे? प्रधानमंत्री जी ने क्लियर किया उस बात को। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि किसानों के हित के लिए मैं कानून लेके आया था, लेकिन राष्ट्र हित में मैं कानूनों को वापस ले रहा, क्योंकि जिस प्रकार का आपने माहौल बना दिया था वो देखते राष्ट्र हित में कानून वापस ले। एक मिनट आप सुन के देख लो दोबारा। 1 मिनट मैं पूछ लेता हूँ इससे। आप ये कहते हो कि प्रधानमंत्री ने ये कहा था कि मैं किसान के हक के लिए कानून बना रहा हूँ, आप ये कह रहे हो कि प्रधानमंत्री ने ये कहा था कि मैं किसानों के हक के लिए कानून बना रहा हूँ, तो फिर उस प्रधानमंत्री ने 1 वर्ष के बाद वो कानून वापस क्यों लिया? वहीं इनेलो विधायक अभय चौटाला ने किसानों पर दर्ज केस वापस लेने और शहीद किसानों को मुआवजा और उनके स्मारक बनाने की सरकार से मांग की। आप लोगों ने जब सरेंडर कर लिया तो उस प्रस्ताव को भी आपको वापस लेना चाहिए। 2 लाइन का प्रस्ताव मैं लेकर के आता हूं कि सरकार जो प्रस्ताव लेकर के आई थी उस प्रस्ताव को वापस ले। धन्यवाद। मुख्यमंत्री इस बात के लिए आज फिर माफी मांगे सदन के अंदर। धन्यवाद। मैं गलत प्रस्ताव लेकर के आया था। श्री बलबीर सिंह जी, प्रस्ताव को मैं वापस लेता हूँ। 1 मिनट सिर्फ, 1 मिनट की बात सुन। 5 मिनट हो गए, 3 मिनट बात थोड़ी है। आपने सबके लिए समय बराबर है। नहीं, सबके लिए समय बराबर है। मुझे अपनी बात समाप्त करनी थी। नहीं, बात करिए। 1 मिनट की बात कहूंगा। समय केवल 1 मिनट की बात है। नहीं, समय हो गया ना। 4 1 मिनट तो सुन ले, क्या दिक्कत है? हाँ, बोलिए। आप स्पीकर, हाँ सुनो। जो आज जो कानून वापस हो गए, जिस तरह से आज ये कहा गया सरकार की तरफ से कि हम मुकदमे वापस लेंगे, अच्छी बात है। मुकदमे सरकार को वापस लेने चाहिए, क्योंकि उनके गलत फैसले की वजह से ही मुकदमे दर्ज हुए थे। जहाँ मुकदमे वापस हों वहाँ उनको मुआवजा मिले, और मुआवजे के साथ साथ इस सदन के अंदर जो 715 किसान हरियाणा की भूमि पे शहीद हुए उनके लिए स्मारक बनाए जाएं, और उसके साथ साथ उनके नाम भी उन शहीदों की श्रेणी में जोड़े जाएं। धन्यवाद। वहीं सदन में किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस ने सरकार से पूछा कि 3 कृषि कानून वापस होने के बाद अब हरियाणा सरकार का आगे स्टैंड क्या कुछ रहेगा। इम्पोर्टेंट है। हरियाणा और पंजाब
2 प्रदेश ऐसे हैं पूरे देश का पेट पालता है यहाँ का किसान, ठीक है। उनकी बात नहीं सुनोगे तो कौन सुनेगा? ये बड़ा इशू इंपॉर्टेंट है। कोई बात नहीं, ध्यान। ये जो है इसका जब तीनों काले कानूनों को वापस ले लिया है तो हमारी प्रदेश की क्या मंशा है कि हम किसानों के प्रति हमारी क्या मंशा हम रखते हैं, वो हमारे को पास करके जो है भेजना वो चाहिए। केंद्र तय करता है, नहीं, प्रदेश वो- सरकार नहीं करती। अध्यक्ष जी, एमएसपी केंद्र तय करता है। प्रस्ताव का मतलब क्या है अध्यक्ष जी? अंडर 1 रूल 171 यही तो है कि हम उनको प्रस्ताव पास करके भेजें, सिफारिश भेजें, जैसे आपने धन्यवाद करके भेजा था, हम सिफारिश कर दें। ये कोई नेगेटिव तो है नहीं इसमें। हम आपको ये तो कह नहीं रहे कि आप धन्यवाद प्रस्ताव वापस लो। विचार करेंगे। हाँ, विचार करेंगे आप, ठीक है। ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 11। ये फिर इसका मतलब विचारधीन है, अभी विचारधीन है अध्यक्ष जी। ये सारा हरियाणा देख रहा है अध्यक्ष जी। नहीं, ठीक है, ये बिल्कुल आपके ऊपर आएगी बात। नहीं, मैंने और कहा ये बहुत, और प्रस्ताव का मतलब अभी इसके ऊपर कोई निर्णय हमने किया नहीं, ये सिफारिश है अध्यक्ष जी। हम थोड़ा ना कानून बनाएंगे, ठीक है। सिफारिश करके हम केंद्र को भेजेंगे। तो वहीं विपक्ष ने सदन में विश्वविद्यालयों में भर्तियों का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि HSSC के माध्यम से भर्ती पर सवाल खड़े किए। ये जो मैं समझता हूं कि जो अब की बार आपने जिस तरह से इसके अंदर इसकी जो भर्तियां हैं, जो इसमें नौकरी दी जाती है, जो यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का एक अधिकार क्षेत्र है, जो जॉब निकालते हैं, उसके बाद कमेटी, बाकायदा सिलेक्शन कमेटी बैठती है, वो कमेटी बोर्ड है, उस बोर्ड के सामने जा करके लोग अपना इंटरव्यू करके आते हैं और उसके बाद फिर उनकी नियुक्तियां दी जाती है। इसमें पहली दफा ये इसलिए किया गया है कि सरकार ये चाहती है कि यूनिवर्सिटीज के अंदर भी हम अपनी मर्जी के लोगों को नियुक्त कराएं, ना कि मेरिट पे लोगों की नियुक्तियां हो। आज तक यूनिवर्सिटी के अंदर उन यूनिवर्सिटियों में जो पढ़ने वाले स्टूडेंट होते थे, जो कहीं वहाँ गोल्ड मेडलिस्ट थे, जो कहीं वहाँ पे नंबर 2, 3, 4 पे आते थे, तकरीबन उन्हीं में से उन्हीं लोगों की नियुक्तियां वहाँ पे उन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर होती रही है और वही लोग उन यूनिवर्सिटीज़ को आगे बढ़ाते रहे। ये पहली दफ़ा है कि यूनिवर्सिटी के अंदर सरकार का दखल हो, सरकार अपनी मनमर्जी करे और अपनी मनमर्जी से जहाँ हमारे स्टेट के बच्चों को जॉब मिलनी चाहिए, उनको कहीं उस जॉब से वंचित रखने के लिए दूसरी स्टेटों से बाहर से सिफारिश के ऊपर भर्ती किए जा सके, इसके लिए इस किस्म का कानून बना करके जहाँ हमारे यहाँ जो बच्चे जो आज बेरोजगार हैं उनकी जो अनदेखी हो रही है, वहीं अपनी मनमर्जी करके अपनी पसंद के लोगों को इस यूनिवर्सिटी में लगाना चाहती है। कमाल की बात है, हैरानी की बात है, आपने उन लोगों को इसका मेंबर बनाने का फैसला किया है जिनके ऊपर लगातार जो है आरोप लग रहे हैं। यूनिवर्सिटी में भर्तियों के मामले पर सीएम ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। इस चिट्ठी में वाइस चांसलर की नियुक्ति का जिक्र नहीं है। इस चिट्ठी में जो जिक्र है, सुन लिए, हाँ रजिस्ट्रार है, रजिस्ट्रार तो पहले भी गवर्नमेंट करती है। अरे सुनिए, वाइस चांसलर की नियुक्ति पहले भी ऑन द एडवाइस ऑफ द गवर्नमेंट और चांसलर करता है। एक बात गीता जी प्लीज, आप तो डिबेट में फिर वही बात आ गई ना कि आप डिबेट करने लगे। डिबेट नहीं है इसके ऊपर। पहले भी बत्रा जी बैठ जाइए प्लीज। नहीं बैठ जाइए, इसके ऊपर कोई डिबेट नहीं। मैं बता रहा हूँ, रजिस्ट्रार की नियुक्ति पहले भी गवर्नमेंट करती है, रजिस्ट्रार की नियुक्ति को वाइस चांसलर नहीं करता है। और उसमें से जो बाकी नियुक्तियों के बारे में इसमें लिखा है, सिर्फ ग्रुप बी जो नंबर 1 पर लिखा है, फिर लिखा है रजिस्ट्रार पहले से ही करते हैं, फिर लिखा है नॉन टीचिंग ऑफिसर्स, फिर है ग्रुप सी और डी, फिर है असिस्टेंट प्रोफेसर। सिर्फ यहां तक असिस्टेंट प्रोफेसर तक है। इसके ऊपर की नियुक्तियां इस आधार पर नहीं है, वो जैसे पहले यूनिवर्सिटी करती है वैसे ही होंगे। हरियाणा विशेष में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा।